All right, so we'll start today's session with a very quick revision of बर्नौलीज इक्वेशन। तो हम सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला एक बार रिकैप करेंगे। वी विल नॉट गो इनटू डिटेल डेरिवेशंस ऑफ इट क्योंकि हमने कल ही देखा है। नॉर्मली व्हाई डू वी नीड दिस इज बिकॉज जो आज का टॉपिक है वो बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन कहाँ पे है हमको वो सीखना है। तो एप्लीकेशन अगर आपको सीखना है तो आपको एग्जैक्टली इक्वेशन पता होना चाहिए। ओके, तो हमने क्या किया था कि हमने एक ट्यूब लिया था और ये जो ट्यूब है ये वेरिंग क्रॉस सेक्शन का ट्यूब है। ओके, फिर हमने यहाँ पे एक पॉइंट पी लिया था, यहाँ पे एक पॉइंट हमने आई रिमेम्बर इट वाज आर। फिर हमने सेक्शन ले लिए थे, दिस सेक्शन इज पी क्यू एंड हियर वी टुक अ सेक्शन व्हिच इज आर एस। और यहाँ पे एक रेफरेंस लेवल था, रेफरेंस लेवल से इसका हाइट h1 था और जो ऊपर का सेक्शन है उसका हाइट h2 था। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 है यहाँ पे। तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हियर इट इज a1, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज v1। Similarly, area of cross section here was a2, velocity of fluid was v2। okay, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू प्रेशर है ना, P1 is the pressure here, तो P1 into A1 is force here। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है F2 that is a resisting force, opposing force which is equal to P2 into A2। okay, right। तो assumptions थे कि ये आइडियल फ्लूइड है, ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है मतलब डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, और आइडियल फ्लूइड है मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन। अंडर दिस कंडीशन यू से प्रेशर प्लस kinetic energy per unit volume, okay, half rho v1 square plus rho g h1 is equal to p2 plus half rho v2 square plus rho g h2। this is Bernoulli's equation। आपने इसको ऐसा भी लिखा था, sum of pressure plus kinetic energy per unit volume plus potential energy per unit volume is constant at any point inside the tube when the liquid is flowing। So this is what you basically have। okay, right। तो ये जो इक्वेशन है this is Bernoulli's equation, आपको ये पता होना चाहिए। okay, तो if you know Bernoulli's equation, अगर आपको ये इक्वेशन पता है तो फिर आप बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशंस की बात कर सकते हो, और एप्लीकेशंस आर रियली इंटरेस्टिंग। ओके, तो व्हाट वी हैव इज वी हैव अ ट्यूब थ्रू व्हिच फ्लूइड इज फ्लोइंग। ओके, इन मोशन है फ्लूइड। मैं इन मोशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में मतलब पहला एप्लीकेशन हम जब देखेंगे तो एक स्लाइड कंफ्यूजन होता है, तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू फ्लूइड इज इन मोशन हियर। ये जो ट्यूब है ये रैंडम शेप्ड है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है। इन दिस केस एट एनी पॉइंट इनसाइड द ट्यूब you have pressure plus kinetic energy per unit volume half rho v square plus potential energy per unit volume rho g h as constant। इतना हमने कल के सेशन में देखा था, इसको हमने डिराइव किया था इन डिटेल। ओके, so now it is time for us to look at applications of Bernoulli's equation। so applications of Bernoulli's equation। Bernoulli's equation, let us look at first application, very interesting। इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स, या फिर इसको बोलते हैं टॉर्सलिस लॉ, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, टॉर्सलिस लॉ। you have Torricelli's law। all right, what is this efflux? पहले तो वो समझ लो। efflux का मतलब होता है आउटफ्लो। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टैंक है और इस टैंक में पानी भरा हुआ है
और अगर मैं इस टैंक को पंचर करता हूं, इफ आई मेक अ वेरी स्मॉल होल इन दिस टैंक, ओके, तो क्या होगा कि इस टैंक से पानी बाहर निकलना शुरू होगा, राइट? तो वाटर इज कमिंग आउट, सो देयर इज आउटफ्लो ऑफ वाटर, यू हैव आउटफ्लो ऑफ वाटर, इसको हम लोग बोलते हैं इफ्लक्स, राइट? तो ये जो वाटर बाहर आ रहा है, इसका वेलोसिटी, इसका स्पीड कितना होगा, दैट इज स्पीड ऑफ इफ्लक्स, एंड दैट इज गिवन बाय टॉरेसियस लॉ। तो पहले तो इफ्लक्स क्या है वो समझ लो, राइट? नाउ लेट मी ड्रॉ अ प्रॉपर डायग्राम फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। तो अब एक चीज याद रखना, जो टॉरेसियस लॉ है, टॉरेसियस लॉ, इट इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू ओपन टैंक। मतलब ये जो टैंक हम लेंगे, हम पानी का जो टैंक लेंगे, ओके, ये ओपन है, मतलब इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, दिस इज समथिंग यू नीड टू नो, राइट? लेकिन मुझे अगर जनरल इक्वेशन चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है, अभी आपके घर में रियल लाइफ सिचुएशन में क्या होता है, आपके घर के ऊपर, टेरेस के ऊपर टैंक लगाते हो आप, और टैंक को आप ऊपर का उसका ढक्कन, कवर, लिड बंद करके आते हो, राइट? कभी कभी खोल भी देते हो, करेक्ट? तो मुझे एक जनरल इक्वेशन चाहिए, डजंट मैटर इफ द टैंक इज क्लोज्ड और इफ द टैंक इज ओपन, मुझे एक जनरल फॉर्मूला बनाना है स्पीड ऑफ इफ्लक्स के लिए। मतलब इफ आई हैव लिक्विड, इफ आई हैव वाटर हियर, और मैंने अगर नीचे एक होल कर दिया, तो जब वाटर बाहर निकलेगा तो उस केस में उसका स्पीड कितना होगा, उसका एक हमको इक्वेशन बनाना है। तो लेट्स सी हाउ टू डू इट। ओके, तो सबसे पहले तो आई विल फिल दिस टैंक विथ वाटर। ओके, गुड। नाउ अब ऐसा करेंगे, इसको हमने पंचर कर दिया, मतलब यहाँ पे हमने एक होल कर दिया। अब जैसे ही ये होल किया है, as soon as you make a hole over here, water starts coming out, तो water starts spilling out here, है ना? तो पानी बाहर आने लगा। Now when the water is coming out, we want to know what is the speed of this water. ओके, तो मैं दो पॉइंट्स पहले कंसीडर कर लेता हूं। मैं बोलता हूं ये पॉइंट नंबर 1 है, और यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा टैंक को बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एंड वाटर का लेवल थोड़ा कम कर दिया मैंने, एंड ये पॉइंट 2 है। इस पॉइंट 2 का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये A2 है, मतलब दिस मच इज A2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A2। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि A2 क्या है। A2 इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टैंक। और यहाँ पे जो मैंने पंचर किया है, यहाँ पे जो मैंने होल किया है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है। तो at point 1 area of cross section is A1, at point 2 area of cross section is A2। अब जब मैंने पंचर किया, जब मैंने होल किया, तो पानी बाहर आ रहा है, पानी बाहर आएगा तो वाटर का लेवल भी कम होगा, मतलब ये जो ऊपर यहाँ पे जो वाटर है ये भी धीरे धीरे नीचे आएगा, मतलब वाटर का लेवल कम होगा, मतलब ये वाटर जो है ये यहाँ पे भी इसका स्पीड होगा। तो V2 इज द स्पीड। हम बाद में प्रूव करेंगे कि ये V2 ऑलमोस्ट 0 होता है, वी विल प्रूव दैट, बट होगा तो, बिकॉज एज यू नो, आपके घर में भी आप जब नल ओपन करते हो तो डेफिनेटली टैंक का जो वाटर लेवल है वो कम होता है, मतलब वाटर नीचे 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 आ रहा है, मतलब उसका भी कुछ स्पीड होगा नीचे आने का। ओके, राइट? और यहाँ पे जो वाटर बाहर निकल रहा है इसका स्पीड है V1। तो जस्ट फॉर कन्वीनियंस मैंने दो पॉइंट्स मार्क कर दिए। मैंने बोला कि टैंक में जो लिक्विड है उसका जो फ्री सरफेस है उसको 0.2 बोल दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 हो गया, स्पीड V2 हो गया, प्रेशर P2 हो गया, और जहां पे पंचर किया है उसको 0.1 बोल दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 हो गया, स्पीड V1 हो गया, और यहाँ पे प्रेशर P1 हो गया, राइट? दिस इज व्हाट यू शुड नो। इतना पता होना चाहिए आपको। हमारा टास्क क्या था? हमारा टास्क है टू फाइंड आउट V1 with what speed
water will come out from this nalka tap, or you can say with what speed it can come out from, I mean, इसको efflux बोलते हो, तो maybe a tap or maybe a hole पंचर करके रखा है आपने। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक पॉइंट नंबर 1 और 2 पे हम दो इक्वेशन अप्लाई करेंगे। पहला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यू नो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, पहला ये। दूसरा बर्नौलीज इक्वेशन, तो यू नो हियर v2 इज a1 by a2 into v1, but you also know a2 area of cross section over here is very greater than a1, right? Therefore आप बोल सकते हो कि a1 by a2 is very less than 1, very less than 1 मतलब approximately 0। अगर a1 by a2 approximately 0 है तो therefore v2 is also approximately 0, क्योंकि v2 में क्या आता है, a1 by a2 आता है। तो जब आपका a1 by a2 approximately 0 है तो फिर उस केस में आपके पास a1 by a2 approximately 0 की वजह से v2 भी 0 है। तो एज आई टोल्ड यू कि ये जब वाटर का लेवल कम होगा तो ये बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो होता है, तो स्पीड इज वेरी लेस, v2 इज अप्रोक्सीमेटली 0, राइट। अब आप ऐसा करो कि अब आप पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पे बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर दो। मतलब कौन सा इक्वेशन, मतलब यहाँ पे लिखा है मैंने ये इक्वेशन, तो दिस इक्वेशन आई विल बी अप्लाइंग। अब यहाँ पे आप देखोगे प्रेशर तो P1 है बराबर, हाँ यहाँ पे P2 है, करेक्ट, ओके, V1 है, यहाँ पे भी V1 है, राइट, V2 यहाँ पे भी और V2 वैसे भी 0 है, तो दैट इज ओके। ओके, प्रॉब्लम है H1 और H2 का। अब ऐसा करता हूं मैं, वेरी स्मॉल चेंज, मैं ऐसा करता हूं, जो मैंने पंचर किया है ना, मैंने जहां पे होल किया है इसको मैं बोल दूंगा y1 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक, और ऊपर जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है इसको मैं बोल दूंगा y2 फ्रॉम बॉटम ऑफ द टैंक। मतलब सिर्फ मैं यहाँ पे H1 की जगह पे y1 और यहाँ पे H2 की जगह पे मैं y2 लिखने वाला हूँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो ये आ जाएगा y1, ये आ जाएगा y2, दैट इज इट। एंड बाय द वे ये जो डिफरेंस है कितना, दिस इज हाइट h एंड दैट हैपेंस टू बी y2 माइनस y1। तो हम डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं, हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक, ओके, राइट। सो ऑलराइट, तो अब एज यू नो कि ये V2 तो वैसे भी आपके पास 0 है, तो V2 0 होने की वजह से दिस टर्म विल डिसअपीयर। तो आप ऐसा लिख सकते हो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो GY2 माइनस रो GY1, ओके। So now what I will do is P1 plus half rho V1 square equal to P2 plus rho G common Y2 minus Y1। तो ऐसा करता हूं मैं, P1 को भी ले जाता हूँ राइट हैंड साइड पे, तो you will have P2 minus P1 plus rho G Y2 minus Y1 is H, okay, good enough, yes। What was our task? हमारा टास्क ये था that we wanted to find out what is V1, what is speed of efflux, right? तो अब let's keep V1 on one side और बाकी सबको शिफ्ट कर देते हैं। तो V1 square equal to 2 by rho P2 minus P1 plus 2 by rho G H, cancel. Therefore you will have V1 square equal to under root of 2 by rho P2 minus P1 plus
2gh। ये आ गया आपका स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो ये जनरल इक्वेशन है, मतलब दिस इज व्हाट यू हैव। सो यू हैव अ जनरल इक्वेशन ऑफ स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम दिस टैंक। ओके, ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स है। नाउ द आइडिया इज टॉरेसिलिस लॉ, ये एक स्पेशल केस है। हमें मिल गया इक्वेशन, दिस इक्वेशन नंबर ए लेट अस से इज फॉर जनरल स्पीड ऑफ इफ्लक्स, मतलब टैंक अगर क्लोज होगा तो चलेगा, करेक्ट। लेकिन टॉरेसिलिस लॉ ये स्पेशल केस है, इसमें आप टैंक को ओपन कर देते हो, मतलब आपके घर के ऊपर जो टैंक होगा उसको ओपन कर दिया, मतलब इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। इसका मतलब P2 हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब आप घर का नलका खोलते हो, टैप खोलते हो, तो पानी बाहर निकलता है, तो सराउंडिंग में क्या है, वहां पे भी तो एटमॉस्फेयर है, मतलब यहाँ पे भी तो एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। मतलब इफ द टैंक इज ओपन, if the tank is open, you will have P2 equal to P1 equal to atmospheric pressure, and therefore by the way ये V1 स्क्वायर लिख रहा हूं तो फिर मैं रूट नहीं डाल सकता। ओके, अगर मैं रूट डाल रहा हूं तो स्क्वायर नहीं लिख सकता, तो दिस इज रूट ऑफ एनीवेज। तो अगर हमारे पास टैंक ओपन है तो ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या, अंडर रूट ऑफ 2gh। So this is velocity of efflux of liquid. This is speed of water coming out from a hole near to the bottom of the tank, provided the tank is open. Okay. Now equation कैसे derive किया वो तो समझ में आ गया, हम रिवाइज भी कर लेंगे। One important thing is ये जो इक्वेशन है अंडर रूट ऑफ 2gh, ये हमने बहुत सारी जगह पे देखा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो मैंने यहाँ पे एक बॉल लिया होता जिसका मास m है, ओके, उसको मैंने फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के लेवल से ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप मतलब u इक्वल टू 0। तो ये बॉल जहां पे मैंने होल करके रखा है, मतलब पॉइंट 1 पे, पॉइंट 1 तक जब आता है तो उसका स्पीड कितना, वो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमको पता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हमारे इस टॉपिक में इस बॉल का कोई काम नहीं है, हम यहाँ पे लिक्विड मतलब वाटर का स्पीड का बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ कंपेयर करके बता रहा हूं आपको कि बाय कंपैरिजन v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2, बॉल नीचे क्यों आया, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो a की जगह पे gs, मतलब ये डिस्टेंस कितना कवर किया है, इक्वल टू h, तो 2gh, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। ये आ गया आपके पास सेम इक्वेशन। ओके, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो टॉरेसिली था ना, टॉरेसिली वाज अ साइंटिस्ट, ही डिस्कवर्ड दैट, उसने क्या डिस्कवर किया द स्पीड ऑफ इफ्लक्स ऑफ वाटर, वाटर का स्पीड का जो फॉर्मूला है, इट इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। मतलब एक बॉडी जब फ्रीली फॉल हो रही है, फ्री फॉल मतलब एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो जब एक बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है, वो बॉडी फ्री फॉल में h डिस्टेंस कवर करने में जितना स्पीड गेन करेगा, क्योंकि पहले स्पीड कितना था, इनिशियल स्पीड कितना था, 0, तो अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी will gain a speed of under root of 2gh when it falls through a distance of h। उतना ही स्पीड वाटर ऑफ मतलब फ्लो ऑफ या फिर स्पीड ऑफ इफ्लक्स हो सकता है, आउटफ्लो का स्पीड होगा, राइट। तो इन शॉर्ट टॉरेसिलिस का ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था। सो टॉरेसिलिस डिस्कवर्ड दैट द स्पीड ऑफ इफ्लक्स फ्रॉम एन ओपन टैंक, टैंक को ओपन किया है, is given by a formula identical to that of a freely falling body। okay, right, तो मैं एक क्विक रिवीजन करता हूं इसका एंड देन वी कैन स्टार्ट नोटिंग दिस डाउन। तो बहुत इजी है एंड वी विल आल्सो गो ऑन राइटिंग नाउ। व्हाट इज द क्वेश्चन इन हैंड,
क्वेश्चन ये है, देखो ये एग्जैक्टली रियल लाइफ सिचुएशन है, आपके घर में यही तो करते हो आप। यू सी बर्नौलीज इक्वेशन, जब पानी आता है तो क्या करते हो, मोटर स्टार्ट करते हो, मोटर स्टार्ट करते हो तो पानी नीचे से ऊपर टैंक में भेजते हो। आपके घर का टैंक कैसे फिल होता है, ऐसा ही होता है ना। यू स्टार्ट मोटर, जो भी होगा, हाफ हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, जो भी होगा, फिर वो पाइप से पानी ऊपर टैंक में फिल करता है। मतलब बर्नौलीज इक्वेशन में हम जो पानी को भरते हैं घर में, टैंक को फिल करते हैं, तो वर्क डन कहाँ से हो रहा है, तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर के थ्रू वो वर्क डन प्रोवाइड करते हैं। सो वो भी एक रियल लाइफ सिचुएशन था, क्योंकि आप जब टैंक फिल करते हो तो पाइप में से लिक्विड फ्लो होता है। तो ये इक्वेशन P इज इक्वल P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट डी, आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब टैंक आपका फुल हो गया, तो घर में तो पानी यूज होता ही है, जगह जगह पे टैप लगा के रखते हो, कहीं बर्तन धोने होंगे, कहीं वॉश बेसिन होगा, तो पानी कहाँ से आ रहा है, पानी जो टैंक है वहां से आ रहा है। ओके, नाउ सिर्फ इसमें इतना ही चेंज है कि मैंने ऐसा नहीं बोला कि यहाँ पे नल है, मैंने बोला कि टैंक में, उस सेम टैंक में, जिस टैंक में आपने पानी भर के रखा है, उसमें अगर होल हो गया, गलती से हो गया या फिर हमने इंटेंशनली कर दिया, तो उसमें से पानी बाहर आएगा। तो पानी जब बाहर आएगा तो उसका स्पीड क्या होगा वो पता करना है हमको, दैट इज इफ्लक्स। सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज इफ्लक्स। तो इफ्लक्स मतलब इट मींस आउटफ्लो। सो इफ्लक्स का मीनिंग होता है आउटफ्लो। सो इट मींस आउटफ्लो। ओके, राइट। नाउ टोरेसियस लॉ का जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था, मैंने अभी भी बताया, स्पीड ऑफ इफ्लक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, वो हम आखिरी में लिखेंगे। सो अभी हमने क्या किया, हमने एक टैंक लिया है। सो कंसिडर, लेट अस कंसिडर अ टैंक consisting of या containing a liquid of density rho with a small hole okay, so small hole कहाँ किया, at a height y1 near the bottom, at a height y1 near the bottom of tank, and this height y1 is measured from the bottom of tank. So consider a tank containing a liquid of density rho with a small hole at the side, of course, so at a height y1 from the bottom. All right, you have to define what is y2. So let y2 be the height of free surface of liquid inside the tank. Let y2 be the height of the surface of liquid inside the tank. अब क्या करना, एक एक करके सारे के सारे पैरामीटर डिफाइन कर देना। लेट a2 क्या था, पहले तो 2 पॉइंट कंसीडर कर लो। लेट assume point 1 and 2 as shown in figure. जरूरी नहीं है इसको पॉइंट 1 बोला है, इसको पॉइंट 2 भी बोल सकते हो, आपके ऊपर, डजंट मैटर। सिर्फ फिर अगर यहाँ पे 2 बोलते हो तो ये a2 v2 p2 ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, राइट। नाउ लेट a1 be the area of cross section at point 1, a2 be the area of cross section at point 2, v1 is the velocity of water, of liquid in this case, speed भी बोल सकते हो इसको, of liquid at
0.1. I will better use this word speed instead of velocity क्योंकि नहीं तो मुझे डायरेक्शन बताना पड़ेगा. So it is speed of liquid at 1. V2 is nothing but speed of liquid at 2. Similarly, pressure P1 is pressure at 0.1. Pressure at 0.1. ये atmospheric pressure है, हम बाद में बात कर लेंगे. And P2 is pressure at 0.2. Okay. अब हमने equation of continuity apply किया था at 0.1 and 2. So applying equation of continuity at 1 and 2. Therefore, you have A1 V1 equal to A2 V2. Therefore, you have V2 equal to A1 by A2 times of V1, equation number 1. But as you know, A2 जो था उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था. Therefore, you can say A1 by A2 is very less than 1, approximately 0, equation number 2. Okay, so from equation 1 and 2, from equation number 1 and 2, you can say V2 is 0. बोल सकते हो आप, right? Now, applying Bernoulli's equation, तो अभी हम लोग उन दो पॉइंट्स पे Bernoulli's equation लगा देते हैं. Now applying Bernoulli's equation at points 1 and 2, you have P1 plus half rho V1 square plus rho G Y1, क्योंकि मैंने हाइट को यहाँ पे H1 की जगह पे Y1 बोला है, equal to P2 plus half rho V2 square plus rho G Y2. Therefore, you will have half rho V1 square equal to P2 minus P1, okay, plus आपके पास बचेगा rho G Y2 minus rho G Y1. और जिस टर्म में V2 था वो हमने लिखा ही नहीं. क्यों? क्योंकि हम बोल देंगे since half rho V2 square is 0, क्योंकि V2 is 0 है ना, तो इसलिए हमने वो टर्म लिखा ही नहीं है यहाँ पे क्योंकि V2 0 था. Therefore, you will have here V1 square equal to 2 by rho P2 minus P1 plus 2 by rho. सिर्फ ये जो rho by 2 है वो राइट हैंड साइड पे गया तो 2 by rho हो जाएगा. ओके, तो 2 by rho मल्टीप्लाई कर दिया. rho g और y2 माइनस y1, क्योंकि इन दो टर्म में से भी मैंने rho g कॉमन निकाल लिया है. इसके लिए आप चाहो तो आप एक हाथ दो स्टेप बढ़ा सकते हो. आई डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज आई मीन इट्स अप टू यू. अगर आपको करना है तो कर सकते हो. यू कैन इंक्रीज फ्यू स्टेप्स इफ यू वांट. ये और ये हो गया कैंसल. देयरफॉर यू विल हैव v1 स्क्वायर इक्वल टू 2 by rho p2 minus p1 plus 2gh. और h क्यों लिखा? सिंस y2 minus y1 equal to h है. फ्रॉम फिगर इफ यू सी उसको h बोल के रखा है हमने. we have called it as h. okay, right, तो ये आ गया आपके पास. therefore we will have, therefore you will have v1 equal to square root of 2 by rho p2 minus p1 plus 2gh. equation number 3. Press equation number 3. So equation 3 gives speed of efflux. Now you can say if the tank is open, okay, if the tank is open, if the tank is open, then you will have P2 equal to P1 equal to P0, which is atmospheric pressure. Atmospheric pressure.
So therefore you will have V1 equal to under root of just 2gh, since P2 minus P1 will give you equal to 0, क्योंकि टैंक को ओपन करने का मतलब ये हो जाता है कि ऊपर का सरफेस मतलब ये ओपन किया तो ये एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है और ये तो ऑलरेडी एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है, तो दैट इज व्हाई यू कैन हैव दिस एज 0, राइट। तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन 4। सो इक्वेशन 4 इज कॉल्ड एज टोरेसिलिस लॉ। तो याद रखना टोरेसिलिस लॉ ये स्पेसिफिकली it is applicable only when the tank is open, right? तो अब आप ऐसा भी बोल सकते हो, in general you can say that Torricelli discovered that, क्या डिस्कवर किया उसने, speed of efflux has the same formula as that of freely falling body. So you can say Torricelli, well, he is an Italian name, he was an Italian scientist, so how do I know? मेरे सुपरवाइजर भी इटालियन है, सो इटालियन नेम है। एनीवे, सो Torricelli discovered what did he discover? You have to mention it. Discovered that the speed of efflux from an open word नहीं लिखा तो it will not make any sense then, तो open लिखना पड़ेगा। So speed of efflux of a liquid or a water from an open tank is given by a formula identical to that of a freely falling body, right? तो बहुत इजी सा इक्वेशन था ये, इट वाज अ वेरी सिंपल इक्वेशन। ओके, ऑलराइट, सो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज, अभी हमने पहला ही एप्लीकेशन देखा है स्पीड ऑफ इफ्लक्स, दूसरा एप्लीकेशन है वेंचुरी मीटर। इसको आप वेंचुरी ट्यूब भी बोलते हो, इसको आप वेंचुरी मीटर भी बोलते हो। देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पे है आपके पास, इन केस ऑफ स्पीड ऑफ इफ्लक्स आपके पास एक ओपन टैंक था, आपने उसको पंचर किया, वहां से पानी बाहर आया, आप स्पीड फाइंड कर रहे हो। वेंचुरी मीटर में भी आप स्पीड ही फाइंड कर रहे हो, लेकिन केस अलग है। अब यहाँ पे यू हैव अ केस समथिंग लाइक दिस, यू हैव अ ट्यूब ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। तो थोड़ा सा ढंग से कर लेता हूं मैं, समथिंग लाइक दिस। यस, तो ऐसा एक ट्यूब है विथ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, और टू बी मोर स्पेसिफिक, यहाँ पे हमने इस ट्यूब को किसी एक जगह पे ऐसा दबा के रखा है, मतलब वहां पे क्रॉस सेक्शन कम है। जहां पे क्रॉस सेक्शन कम है उसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। सो यू हैव कॉन्स्ट्रिक्शन ओवर हियर। तो यहाँ पे डायामीटर कम है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, इट इज कॉल्ड एज कॉन्स्ट्रिक्शन। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, इसको आप ब्रॉड एंड बोल सकते हो, बिकॉज इट इज वाइड एंड और फिर ब्रॉड एंड। सो यू हैव अ ट्यूब समथिंग लाइक दिस, ऐसा आपके पास ट्यूब है विच हैज ब्रॉडर एंड एंड विच हैज नैरोअर एंड, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन भी है वहां पे। तो यू कैन जस्ट से like this, okay? तो ऐसा है। अब हो क्या रहा है, ऐसा हो रहा है कि यहां से लिक्विड फ्लो हो रहा है, so liquid is flowing. So I'm just drawing few lines to tell you that
liquid is flowing from here. So you have liquid flowing. अभी liquid water भी हो सकता है. You can have this, something like this, and the direction of flow is from left to right, मान लो. Good. Now, what you can do is, पहले तो करना क्या है वो समझ लो. यहाँ पे भी स्पीड ही फाइंड करना है, लेकिन कहाँ पे? ब्रॉड एंड पे. तो my task is to find out speed of water either here or here. या तो ब्रॉड एंड पे या तो फिर नैरोअर एंड पे स्पीड फाइंड करना है. तो यू हैव टू डू अगेन द सेम. यू हैव टू फाइंड स्पीड हियर. तो you must be getting some touch of some idea of बर्नौलीज इक्वेशन कहाँ यूज होता है. इसलिए जब बर्नौलीज इक्वेशन में स्टार्ट करा था, मैं तभी बोल दिया था कि इट गिव्स यू रिलेशन ऑफ व्हाट? बिटवीन प्रेशर, स्पीड एंड हाइट. गुड. तो अगर आपको अच्छे से वो फॉर्मूला याद है तो देखो, प्रेशर, स्पीड एंड हाइट का रिलेशन होता है व्हेन द लिक्विड इज फ्लोइंग एट डिफरेंट पॉइंट्स. गुड. अब you already know and you are already having some idea here. अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस लेवल सेट कर देता हूँ, मेरा दिस इज माय रेफरेंस लेवल, मतलब मान लो कि ग्राउंड है. ओके. अब इस केस में एक सिंप्लीफिकेशन ऐसा होता है कि लिक्विड ब्रॉड एंड से, मतलब पॉइंट नंबर 1 पे, या नैरोअर एंड पे मतलब पॉइंट नंबर 2 पे फ्लो हो रहा है. तो इवन इन दैट केस हाइट इज सेम, क्योंकि रेफरेंस लेवल से ये हाइट हो या फिर ये हाइट हो, दिस इज अप्रोक्सीमेटली सेम. तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन है. मतलब यहाँ पे H1 और H2 रफली इक्वल आएंगे. तो यू कैन से दैट व्हेन द लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू दिस ट्यूब, height of liquid at broader end and at constriction, that is narrower end, is the same. Pressure is not same, pressure will change. Okay. और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि जब ट्यूब में से, एक पाइप में से जब पानी फ्लो होता है, तो फिर कहाँ एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होगा? एटमॉस्फेयर को एक्सपोज नहीं है, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा. मतलब मुझे प्रेशर या प्रेशर का डिफरेंस मेजर करने के लिए एक डिवाइस चाहिए यहाँ पे. वो क्यों चाहिए आपको आगे समझिएगा धीरे धीरे. बट यू हैव टू मेजर प्रेशर P1 एंड प्रेशर P2, और यू विल नीड डिफरेंस इन प्रेशर. क्यों डिफरेंस इन प्रेशर लगेगा? अभी तो आपने देखा, जस्ट नाउ यू सी कि जब आप वेलोसिटी फाइंड करने की कोशिश करते हो तो प्रेशर डिफरेंस का एक टर्म आता ही है. मतलब जब आप बर्नौलीज इक्वेशन यूज करते हो, तब आपको डिफरेंस इन प्रेशर इक्वेशन में अपीयर होता ही होता है. तो मुझे प्रेशर डिफरेंस मेजर करना पड़ेगा. तो इसके लिए अब आई विल हैव टू टेक यू लिटिल बैक. थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हमको. हमने कहीं तो एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस ऐसा कहीं तो हमने देखा है. तो आई डोंट नो इफ इट इज over here. Good. Do you remember मैनोमीटर? मैनोमीटर का काम क्या है? हमने यहाँ देखा था, जैसे हमारे पास एक गैस चेम्बर है, सिलेंडर है, उसका प्रेशर मेजर करना है तो हमने मैनोमीटर यूज किया था. राइट? करेक्ट. तो मैनोमीटर फ्लूइड एट रेस्ट, जैसे गैस एनक्लोज्ड इन अ बॉक्स, इन अ कंटेनर, इन अ सिलेंडर, उसका प्रेशर मेजर करने के लिए मैनोमीटर यूज कर सकते हो, या फिर अदर वे राउंड. अब आप समझोगे कि मैनोमीटर का दूसरा यूज कहाँ पे आता है. तो मैनोमीटर का दूसरा यूज यहाँ पे है टू मेजर डिफरेंस इन प्रेशर. तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पे एक मैनोमीटर हम लगा देंगे. तो मैनोमीटर, आपको पता है कि मैनोमीटर के ऑलरेडी यू नो दैट मैनोमीटर हैज बेसिकली 2 आर्म्स. ओके. तो मैनोमीटर का एक आर्म जो होगा, वो एक आर्म हम लोग कनेक्ट करेंगे कहाँ पे? तो ब्रॉडर एंड पे,
और दूसरा आर्म जो होगा मैनोमीटर का वो हम कनेक्ट कर देंगे नैरोअर एंड पे। तो वी विल यूज अ मैनोमीटर with one of its arm connected at broader end of the tube and other arm connected at narrower end of the tube। ये आपका just a minute, give me a minute, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। Okay, more or less like this। All right, तो ये आपका आ गया YouTube मैनोमीटर कनेक्टेड ओवर हियर। मान लो something like this, तो you have a YouTube manometer connected over here, और obviously as I told you YouTube manometer में you put mercury inside to measure, you put mercury inside to measure what, to measure difference in pressure। और आपको ये भी पता है कि YouTube मैनोमीटर में दोनों आर्म्स में लेवल ऑफ मर्क्यूरी में और मे नॉट बी सेम। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे मर्क्यूरी का लेवल जो है वो यहाँ तक बताता हूँ and here up to this level। So this is mercury। So you have mercury over here। और यहाँ से ट्यूब से अगर वाटर फ्लो हो रहा होगा तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा वाटर अंदर आ गया, हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है कि थोड़ा वाटर अंदर आ गया। तो ये जो डिफरेंस इन लेवल ऑफ मर्क्यूरी है, difference in level of mercury in the two tubes, that is height h over here। तो यहाँ पे जो difference in level of mercury है that we will take as height h। ओके, करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस लेवल के से अगर आप कंपेयर करोगे तो h1 h2 तो इक्वली है, तो you don't have to worry about हाइट ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसकी तो चिंता करनी नहीं हमने। ओके, मैं वेंचुरी मीटर आज सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो व्हाट इज वेंचुरी मीटर? वेंचुरी मीटर विल मेजर वेलोसिटी एट constriction or at broader end with the help of equation of continuity and with the help of बर्नौलिस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, यहाँ पे स्पीड V1 है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है और स्पीड V2 है। तो जब मैं इन दोनों पॉइंट्स पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करूंगा तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 मिलेगा। हमें क्या फाइंड करना है? मैंने बताया हमको V1 फाइंड करना है, हमको ब्रॉडर एंड पे स्पीड फाइंड करना है। मतलब बर्नौलिस इक्वेशन जब मैं लिखूंगा, कौन सा इक्वेशन? बर्नौलिस का इक्वेशन यहाँ पे है, ये इक्वेशन। सो व्हेन आई राइट डाउन दिस इक्वेशन, ओके, एंड हियर हाइट, अभी y1 बोलो तो भी चलेगा, आई कैन कॉल दिस एज y1, इट्स ओके, दैट इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। h बोलो, y बोलो, x बोलो, z बोलो, डजंट मैटर। आपके नाम का पहला इनिशियल बोलो, v1 v2 बोल लूंगा मैं, डजंट मैटर, नाम नाम है, क्या फर्क पड़ता है, राइट। अब अगर मुझे v1 फाइंड करना है तो डेफिनेटली मुझे v2 यहां से एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना है मतलब आई विल राइट डाउन v2 एज a1 by a2 into v1। ओके, राइट, गुड। अब कंपेयर करो आप टॉर्सलिस लॉ को। टॉर्सलिस लॉ में आपने बोल दिया था v2 0। क्यों 0? क्योंकि a1 by a2 रफली 0 इसके लिए, राइट, करेक्ट। पर वो वहां पे बहुत बड़ा टैंक था, नीचे एक छोटा सा होल था, तो v2 0 यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे यू कैनॉट पुट v2 इक्वल टू 0, सिंपली कैनॉट, यू कैनॉट। ओके,
बाय द वे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्यों? बिकॉज यू ऑलरेडी हैव y1 इक्वल टू y2, हाइट सेम थी तो कैंसिल कैंसिल, खत्म बात। ओके, नाउ देयरफॉर आप लिख सकते हो p2 माइनस p1, ओके, या फिर p1 माइनस p2, दैट डजंट मैटर रियली, p1 माइनस p2 इक्वल टू 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर, है ना? सिर्फ क्या किया, इस p2 को मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया, दैट्स इट। क्यों लाया? क्यों लाया? इसलिए लाया क्योंकि ये जो मैनोमीटर है, मैनोमीटर में अगर आपको गेज प्रेशर, ये कुछ ऐसा इक्वेशन याद है तो आपको ये पता होना चाहिए कि pressure at point 2 P2 and at point 1 P1 can be measured with the help of this device manometer। तो ये जो P1 माइनस P2 है, P1 माइनस P2 है, ये हमेशा होता है H, where H is difference in the two levels of manometer into density। अब एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चे कर देते हैं, जो नहीं करना है आपने, आप प्रेशर डिफरेंस मेजर कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। गुड, तो डेंसिटी किसका? डेंसिटी जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका नहीं, प्रेशर मेजर करने के लिए जो लिक्विड आपने यूज किया उसका। प्रेशर मेजर करने के लिए आपने कौन सा लिक्विड में यूज किया? मर्क्यूरी। तो P1 माइनस P2 विल बी H डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इनटू G, H रो G। ये फॉर्मूला मैनोमीटर से आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे H इंटू रो, कौन सा रो? जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका नहीं, जो मैनोमीटर में है वो। क्योंकि ये नीट और JEE में इस पे इतने क्वेश्चंस आते हैं एंड एवरी टाइम आई सी कि ये गड़बड़, आंसर नहीं मिल रहा। सब पता है, कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, आंसर नहीं मैच हो रहा। ये नहीं हो रहा क्योंकि H रो ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी या फिर जो भी आपने मैनोमीटर में भर के रखा है वो, not the fluid which is flowing, no no no, it is the fluid inside manometer, H rho G equal to half rho। but what was V2? V2 is A1 by A2 into V1, A1 by A2 into V1 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। ये रो, दिस रो इज of the fluid which is flowing, water होगा तो रो ऑफ वाटर। ओके, गुड। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था V1, तो हम लिख देंगे H रो G, रो mg, हाफ रो V1 स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में बचा A1 by A2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यहाँ से हाफ रो V1 स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, तो A1 by A2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 बचा अंदर। तो यू विल हैव हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू, अभी यहाँ पे पावर माइनस 1 है, बराबर, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा H रो mg अपॉन A1 by A2 माइनस 1, यहाँ पे लेके आऊंगा इसको। Okay, good. Therefore, you will have V1 square equal to 2 by rho H rho mg upon A1 by A2 ब्रैकेट स्क्वायर, इधर रह गया ब्रैकेट स्क्वायर लिखना, तो ब्रैकेट स्क्वायर लिखना पड़ेगा A1 by A2 bracket square minus 1। good enough, right? Therefore V1 equal to square root of ये पूरा का पूरा टर्म मिल गया आपको, स्पीड ऑफ fluid at wider, broader cross section। So this is how you obtain, ये इक्वेशन है। तो मैं कल के सेशन में, नेक्स्ट सेशन में मैं ये रिवाइज करके देने वाला हूं, और फिर एक हम वेंचुरी मीटर और वापस एक बार टॉर्सलियस लॉ में कंपैरिजन कर लेंगे, कब कौन सा कहां अप्लाई करना है, एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल। सो दैट इज एंड ऑफ थियोरी पार्ट। अभी आई एम लिविंग सम असाइनमेंट्स फॉर यू,
Okay, I am going to leave some assignments for you. Number 1, applications of Bernoulli's equation के जो applications है उसमें 3 एप्लीकेशन ऐसे है जो कंप्लीटली थियरी है, प्योरली थियरी है. ओके, तो वो एप्लीकेशन है एक लिफ्टिंग अप ऑफ एन एरोप्लेन, उसके बाद एक है वर्किंग ऑफ एन एटमाइजर, और एक है लास्ट ब्लोइंग ऑफ रूफ बाय स्टॉर्मी विंड्स. तब तूफान आता है तो घर का रूफ उड़ जाता है. हमारे यहाँ नहीं उड़ता. हमारे यहाँ क्यों नहीं उड़ता? क्योंकि हम सब सीमेंट कंक्रीट के घर में रहते हैं. बट इन अब्रॉड, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज वेयर आई वाज देयर, वहां पे वो लकड़ी का सब घर होता है और ऊपर रूफ भी वैसा ही होता है. तो अगर तूफान आया तो छत गई, तो वैसा वहां पे भी बर्नौलिस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है. तो वो जो छत का प्रॉपर शेप देते हैं ना, तो वैसा क्यों देते हैं? तो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू दिस. तो ये 3 असाइनमेंट है. इट इज जस्ट 3-4 लाइंस ईच. कुछ भी नहीं है, नो मैथमेटिक्स, नथिंग. So this will be assignment for you. You have to read this. नहीं समझा तो you can ask me, but this is assignment. 4-4, 5-5 लाइन है, just theory है, not a single equation involved. सिर्फ इंट्रोडक्शन करके दिया है. हाँ, एरोप्लेन लिफ्ट अप क्यों होता है, that's it. बस 1-2 सेंटेंस में एक्सप्लेन करके दिया है. तो this will be assignment. So this is end of theory part of chapter 2. अब हमारे से बच गए कुछ सॉल्व एग्जांपल्स और सारे के सारे प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स जो हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट सेशन.